Students, today we are going to discuss the concept of accounting equation. अकाउंटिंग इक्वेशन आपके अकाउंटिंग का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। आपकी अकाउंटिंग किसी भी स्टेप पर हो, आप किसी भी पॉइंट पर कोई सा भी अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है, आप कोई सी भी ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं, किसी भी तरह की डीलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हर पॉइंट पर आपकी बेस रहेगी। इस बेस के बिना आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, आप अपने बिजनेस को स्मूथली, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को स्मूथली जो है वो कैरी नहीं कर सकते। तो हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? सबसे पहली चीज, अकाउंटिंग इक्वेशन रेफर्स टू एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमने कहा कि हमारा बिजनेस पहली स्टेज पर हो, यानी मतलब बिल्कुल हमने अभी न्यू स्टार्ट किया, या फिर उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमने उसमें जो है ट्रांजेक्शन्स करना शुरू कर दी। अब जैसे ही हमने बिजनेस को न्यू स्टार्ट किया है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी हमारे बिजनेस के लिए कि हमें कोई ना कोई सोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ से हम फंड्स को जनरेट कर सकें, सो दैट क्या हम अपने बिजनेस के लिए जो भी हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी एसेट्स चाहिए, हम उनको एक्वायर कर सकें। तो इसका मतलब है कि हमें सोर्सेज ऑफ फंड्स को तलाश करना पड़ेगा, और फिर हमें रिलेटिवली उन सोर्सेज ऑफ फंड्स के बेसिस पर उन फंड्स को यूटिलाइज करेंगे, और फिर हम एसेट्स को या फिर जो भी हमारे रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे टू स्टार्ट द बिजनेस, हम उनको कर सकेंगे। तो अगर इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को ही हम कंसिडर करें, तो हम इसको सोर्सेज ऑफ फंड्स और यूज ऑफ फंड्स में किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। आपकी लाइबिलिटीज जो हैं, वो आपको कहीं, लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है, आपने कहीं से लोन लिया है, कोई भी बैंक है, कोई भी सोर्स है जिससे आपने लोन ले लिया। अब वो जो लोन है वो आपका सोर्स ऑफ फंड्स है, जिससे कि आपने फंड्स जनरेट किए हैं। ठीक इसी तरह कैपिटल जो है वो किस तरीके से आपका सोर्स ऑफ फंड है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ओनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट जो है वो लेंड कर दी है, आपको उधार दे दिया है, कर्जा दे दिया है। तो कैपिटल ने भी आपको सोर्सेज ऑफ फंड्स में इंक्लूड कर दिया खुद को। इसका मतलब आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स में कौन सी दो चीजें आती हैं, लाइबिलिटीज आती हैं और कैपिटल आते हैं, जहां से आप पैसा ले सकते हैं, आप उधार लें या आप कर्जा ले रहे हैं, जहां से आप पैसे ले सकते हैं। ऑन द ऑपोजिट साइड आर द एसेट्स। एसेट्स क्या है, जहां पे आप यूटिलाइज कर रहे हैं उन फंड्स को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बैंक से 1 करोड़ रुपया या फिर सर्टेन मिलियंस जो हैं वो बोरो कर लिए। अब आपने ये कहा कि मुझे अपना बिजनेस रन करने के लिए, और आप कोई भी शॉप लेट सपोज के स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब उस शॉप को रन करने के लिए आपको शॉप को या फिर खरीदना पड़ेगा या किराए पे लेना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ फर्नीचर और फिक्सचर्स उधर प्लेस करने पड़ेंगे, फिर वो प्रोडक्ट उधर उसका स्टॉक रखना पड़ेगा जो आपने सेल करनी है। तो वो तमाम चीज़ें खरीदने के लिए आपने पैसे बैंक से लिए और फिर वो तमाम चीज़ें खरीद ली। तो इसका मतलब है लाइबिलिटीज और कैपिटल आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, जहां से आपको पैसे मिलेंगे, एंड एसेट्स आर द use of funds. Here it has been shown as assets as the use of funds, whereas liabilities plus capital as the sources of funds. Then moving to the next, अब कैटेगराइज करते हैं कि एसेट्स किस तरीके से कैटेगराइज हो सकते हैं और लाइबिलिटीज और कैपिटल किस तरीके से कैटेगराइज हो सकता है। एसेट्स जो हैं वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स में। करंट एसेट्स जो कि आपके कैश हैं, इन्वेंट्री है, स्टॉक्स जो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश हैं, वो करंट एसेट्स में आ जाएंगे। जबकि लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं वो फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, आपका प्लांट है, लैंड है, ये सब चीज़ें जो हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में आ जाएंगी। इसी तरह लाइबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, विद इन अ ईयर आपकी मेच्योर हो जाएंगी लाइबिलिटीज, यू हैव टू पे देम बैक, वो वाली लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज होंगी। वेयर एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो हैं वो बियॉन्ड द 3 years पीरियड जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होंगी। जो 1 से 3 years के बीच की लाइबिलिटीज होंगी उनको हम मिड टर्म लाइबिलिटीज या फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दरमियान की लाइबिलिटीज कहते हैं, जिनको ना हम लॉन्ग टर्म में कैरी करते हैं ना शॉर्ट टर्म में कैरी करते हैं। वो 2 साल 3 साल तक की लाइबिलिटीज होती हैं।
उसके बाद कैपिटल जो है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओनर्स इक्विटी में और रिटेन्ड अर्निंग्स में। ओनर्स इक्विटी, द कैपिटल विच इज बिन इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स और द शेयर होल्डर्स, शेयर्स की फॉर्म में, जिसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं, उसको शेयर कैपिटल कहते हैं, वो कैपिटल आता है इसमें। जबकि रिटेन्ड अर्निंग्स में वो नेट इनकम होगी जो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आप फ्लो बैक करते हो इनटू योर बिजनेस। जब आप नेट इनकम जनरेट करते हो फ्रॉम योर इनकम स्टेटमेंट, तो उस नेट इनकम को हम कंपनीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड जाता है उसके बाद के अमाउंट रिटेन अर्निंग्स में प्लेस हो जाती है और वो आपके बिजनेस के फर्दर यूटिलाइजेशन या फर्दर ऑपरेशंस को कैरी करने में हेल्प आउट करती है। रिटेन अर्निंग से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो जो है मैंने फॉर्मुलेट की है, उसको भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर किसी भी तरीके से रिटेन अर्निंग्स का कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। उसके बाद इसी एसेट्स और लाइबिलिटीज वाली हमने इक्वेशन को, जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन थी, अब हम उसको ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। जब हमने कहा था कि बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारे पास आते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जैसे हम वन स्टेप हायर मूव करते हैं, मीन्स हमारे बिजनेस ने सर्टेन ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, अब उसकी कोई ना कोई रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होने शुरू हो गए, तो हम उसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। अब जो हमने पहले कहा कि एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होते हैं, तो करंट एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म एसेट्स इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास रिटेन अर्निंग्स जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं, बिगनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड। अब हमने ये कहा था कि जब भी हमारे पास रिटेन अर्निंग्स जो है, जो भी हमारा बैलेंस शीट का अकाउंट होता है, बैलेंस शीट का जो आइटम होता है, हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं कि हम उसको प्रीवियस ईयर के बैलेंस से कैरी करते हैं नेक्स्ट ईयर में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस 2019 का जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस है, हम उसको 2020 में जो जब मूव करेंगे तो हम उसको बिगनिंग रिटेन अर्निंग्स के नाम से हाईलाइट कर देंगे। मींस जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस था वो करंट ईयर का बिगनिंग बैलेंस हो जाएगा, और फिर हम उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड ऑन करेंगे, उसमें से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड होगी उसको माइनस करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग्स फॉर द ईयर 2020 कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास बिगनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड की वैल्यू होती है। अब जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो हमें कहाँ से कैलकुलेट होकर आ रही होती है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और हमने ऑलरेडी हाईलाइटेड है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जो है हमारी इनकम स्टेटमेंट में होंगे, जहाँ पे फॉर द करंट ईयर जिस भी टर्म का, जिस भी पीरियड का हम कैलकुलेट कर रहे होंगे इनकम, उसके रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। अगर तो यहाँ पर प्रॉफिट है तो हम ऐड कर देंगे, और अगर लॉस होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। फिर हमने कहा कैपिटल में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हुआ रिटेन अर्निंग्स, और आपके जो बिगनिंग रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आ जाता है, और फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आ जाती है। रिटेन अर्निंग्स कैन बी एक्सपेंडेड टू क्यूमुलेटिव रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस लेस ओनर्स ड्रॉइंग गिविंग द फुल एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हमने अभी यहाँ पे बात की थी कि रिटेन अर्निंग्स में से प्रॉफिट और डिविडेंड की रिजल्टेंट वैल्यू है, तो अब इस प्रॉफिट की जगह पर यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर हम इस इक्वेशन को इधर से चेक करें तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस डिविडेंड इज द रिटेन्ड अर्निंग्स वैल्यू, जो कि हमने करंट ईयर के लिए कैलकुलेट की। उसके बाद हमने उसको इस अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लेस कर दिया। अब आपके पास आ जाते हैं करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज आ गई, लॉन्ग टर्म एसेट्स आ गए, फिर करंट लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, प्लस आपका कैपिटल है, रेवेन्यू है, माइनस एक्सपेंसेस और माइनस डिविडेंड। अब हम इस इक्वेशन को स्टेबलाइज कर देते हैं और माइनस वैल्यूज को, जो कि एक्सपेंसेस और डिविडेंड के साथ प्लेस है, हम उसको लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन मूव कर देते हैं।
और इसी तरह करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू हमारे राइट साइड ऑफ द इक्वेशन प्लेस रहेगा। रिमेंबर वन थिंग, जो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, वेयर वी हैव प्लेस्ड करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, expenses and dividend whenever, or drawings, dividend can also be named as drawings क्योंकि normally drawings ही होती हैं जो कि for the particular owners के लिए हम extract करते हैं from our income। तो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन जब भी इंक्रीज होगी वी हैव अ डेबिट बैलेंस अगेंस्ट दैम, और जब भी डिक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसी तरह राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो गया रिजल्ट अमाउंट जो है, और जब भी डिक्रीज होगी तो फिर हम उसको डेबिट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और ये थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जब हम ऑपरेशन हमारा बिजनेस ऑपरेशनलाइजेशन फेज में गया तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। और फर्दर रिटेन अर्निंग्स को जब हमने कैटेगराइज किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कैसे कैलकुलेट हो रही थी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्रॉइंग्स। तो इसका मतलब है एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू minus expenses minus drawings. This is how your basic accounting equation works and how you categorize the accounting heads against the debit and credit balance. होपफुल कि ये आप वीडियो जो है वो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और बेसिक डेबिट और क्रेडिट की टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।